Hello students, welcome once again to TechPile. This is the 15th lecture of Java lecture series. मेनली आप सबको पता होगा कि बीटी यूपी के सिलेबस वाइज जावा प्रोग्रामिंग के सिलेबस वाइज हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें 14th लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और वो ऑल लेक्चर्स आप देख सकते हैं जो हमारी लर्निंग पोर्टल है। टेकपाइल का अपना लर्निंग पोर्टल है और आई होप आप सबके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। नहीं होगा तो कैसे आप उसको ले सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ था और आज बहुत दिनों से मैं बताते आ रही हूँ। तो सारी वीडियोस हमारे पैनल पे ऑलरेडी अपलोड की गई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13th लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आज ही आपको 14वां लेक्चर भी मिल जाएगा। दिस इज द 15th लेक्चर। इसमें हम बताने वाले हैं क्लास ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने एक पूरा नोट्स भी बनाया हुआ था जिसमें कि आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से जो प्रोग्रामिंग का ऑल कॉन्सेप्ट बताया गया था और उसके बाद आपको एरे स्ट्रिंग सब कुछ बताया हुआ था, वो सारे यहाँ पे नोट डाउन है। मेथड्स भी हमने बताया था, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उससे पहले हम देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है। वैसे तो पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने क्लास ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही समझा रखा है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और आप सब जानते हैं क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है। मुझे सिर्फ उसका डिफिनीशन लिखवाना था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ये सारे डिफिनीशंस आप अभी देखेंगे। देखिए क्लास क्या होती है। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी क्लास, जो कि जहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस स्टार्ट होता है। जैसा हम जानते हैं कि नॉर्मल अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे या ऐसी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ोगे जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, तो वहाँ आप देखेंगे कि जब भी हम कोई भी एक लाइन का भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसे हम एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं, चाहे वो मेन फंक्शन हो सकता है, कोई दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो फंक्शन से पहले एक क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। वो क्लास होता क्या है? क्लास मेनली अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल तौर पे अगर आप एक डेफिनेशन देखें तो एक क्लास के अंदर दो ही चीजें होती हैं। एक क्लास के अंदर होते हैं वेरिएबल्स, एक क्लास के अंदर डायरेक्टली आप वेरिएबल बना सकते हो, और दूसरा एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो, मेथड जिसे हम फंक्शन भी कहते हैं। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ मेथड्स जिसे हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। मेंबर फंक्शन एंड वेरिएबल्स, member functions and variables. that means that means a class may contain more than one variables, जिन्हें हम जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स नाम का एक वीडियो होगा, उसमें बताया हुआ है। तो a class may contain more than one variables और more than one methods, जिन्हें हम फंक्शन भी कहते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, फंक्शन और वेरिएबल्स, ये एक क्लास के अंदर आ सकता है। वैसे अगर हम क्लास नॉर्मल तौर पे देखें, जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हर कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ से मैच करा सकते हैं। जैसे जो हमारी प्रोग्रामिंग को समझने के कॉन्सेप्ट को इजी बनाता है। जैसे अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास हमेशा एक कलेक्शन को डिनोट करता है। जैसे नॉर्मल तौर पे भी हम क्लास कहते हैं, क्लास चल रही है, स्टूडेंट्स की क्लास है, वहां पे क्या है, एक स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ कि मैथ की क्लास चल रही है तो मुझे पता है कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठेंगे वो सारे स्टूडेंट्स का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारे ही स्टूडेंट्स सेम चीज पढ़ने आए हैं, सेम जो है वे में काम कर रहे हैं, मतलब मैथ सीखने आए हैं। इंग्लिश की क्लास चल रही है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे, किस चीज में? सभी इंग्लिश पढ़ने आए हैं। तो इस तरीके से क्लास एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो सेम वे में काम कर रहा है, उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर रियल लाइफ में बात करें तो फ्रूट एक क्लास है जो एक पूरे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें फ्रूट्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन
वो अगर मैंने बोल दिया ये एक फ्रूट है तो उसका नाम कुछ भी है लेकिन उसका एक सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी कुछ ना कुछ। फ्रूट्स की अपनी एक सिमिलर प्रॉपर्टीज है। मैंने कहा वेजिटेरियन फूड्स, उसकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उनसे वेजिटेरियन फूड कहते हैं। हमने कहा नॉन वेजिटेरियन फूड, उन सबकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से क्लास एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बताया क्लास। तो अगर हम बात करें कि फ्रूट एक क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मैंगो एक एक उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है गुआवा, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है एप्पल। बहुत सारे उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं रियल लाइफ एंटिटीज, और इन रियल लाइफ एंटिटीज के कलेक्शन को हम क्लास कहते हैं। ये हमने एक रियल लाइफ का डिफिनेशन बताया। प्रोग्रामिंग में हर एक फंक्शन, क्लास के अंदर क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और कुछ उनके फंक्शंस होते हैं। जैसे नॉर्मल तौर पे एक आदमी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारा कलर, हमारी हाइट, ये सब हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें हम वैल्यूज, एक एक वैल्यूज दे सकते हैं। हमारे कुछ फंक्शंस हैं लाइक रनिंग, ईटिंग, ये सब हमारे फंक्शंस हैं जो हम काम करते हैं। तो इस तरीके से क्लास प्रॉपर्टीज और मेथड्स का कलेक्शन होता है। प्रोग्रामिंग में जब हम क्लास बनाते हैं तो हम लिखते हैं क्लास, क्लास का नाम, और उसके बाद हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है जिसे हम कहते हैं मेंबर्स, वेरिएबल्स आप कह सकते हो, ठीक है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है डेटा मेंबर्स, जिनमें हम डेटाज रखते हैं, डेटा मेंबर्स। एंड फंक्शंस, मेथड, जिन्हें हम मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं या मेथड्स भी कहते हैं। तो ये इन्हीं का कलेक्शन होता है। ओके, कॉन्सेप्ट है क्लास का। क्लास क्या होता है, आप को अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप ऐसे ही कई सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के आप लिख सकते हो। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए क्लास के, आप वो लिख सकते हो, और बहुत सारी चीजें। अब जब भी हमें इन क्लास के मेंबर्स को, जब भी हमें इन क्लास के मेंबर्स का मतलब जो क्लास के अंदर आएगा, क्लास के अंदर दो ही चीजें आएंगी जैसा मैंने बताया, एक वेरिएबल्स आएंगे और दूसरा फंक्शंस आएंगे, मेथड्स आएंगे। तो जब भी हमें क्लास के मेंबर्स को, मतलब वेरिएबल्स को या मेथड्स को कहीं दूसरी जगह एक्सेस करना होता है, कहीं बाहर हमें उसको गेट करना है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास के मेंबर्स को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, जैसे हमने कहा कि एक क्लास, अगर आप बात करो पर्सन, एक क्लास को डिनोट करता है। हमने कहा ये एक आदमी है, आप सुनते ही ये समझ जाएंगे कि आदमी होने का क्या मतलब होता है। उसकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं हर आदमी की। अब आदमी में भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, चाइल्ड्स हैं, और बहुत सारे हैं। तो जब आप इसके ऑब्जेक्ट सुनते हैं कि एक फीमेल पर्सन का ऑब्जेक्ट है, मैन एक पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो आपको फिर समझ में आता है कि ओके, फीमेल्स की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, मेन्स की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब भी आपको क्लास के किसी भी मेंबर्स को, जैसे आप किसी भी वेरिएबल को, वेरिएबल की मतलब प्रॉपर्टीज को, या मेथड्स को, फंक्शंस को बाहर एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं। रेफरेंस वेरिएबल मतलब जो हमेशा एक क्लास को रिफर करता है, ठीक है। एक क्लास के आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी। मतलब जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे ना, वो एक रियल वर्ड एंटिटी से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना कि फ्रूट एक क्लास है, तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक मैंगो, और ये सारे एक रियल वर्ड एंटिटीज हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी है। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ क्लास आउटसाइड, any member of class outside the class, we have to create object of the class. We have to create object of the class. So object is also known as uh, reference variable of class.
रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास। ठीक है, ये है आपका डिफिनीशन किसका, ऑब्जेक्ट का। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हम बनाते कैसे हैं क्लास का। तो मैं कहूंगी जहां भी आप क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने लिखा जैसे हम किसी भी क्लास के मेंबर को अगर बाहर कहीं भी एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, एक वेरिएबल, जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, एक आइडेंटिफायर बनाते हैं, वैसे ही आप ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से जो क्लास के डिफिनीशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता हो। उसके बाद हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का, और फिर से लिखते हैं क्लास का नाम और पैरेंथेसिस लगाते हैं। सिंटैक्स नंबर 2, एक और तरीका है, अगर आप 2 लाइन में लिखना चाहें तो आप सिर्फ लिख सकते हो क्लास नेम और उसके बाद आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट नेम। यहाँ पे मैं रेड लाइन्स आ रही हैं, इनको मैं इग्नोर करती हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिख सके कहाँ हमने अंडरस्कोर लगाया है, कहाँ हाइफन लगाया है, कहाँ स्पेस दिया है, इस तरह। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, फिर सेमीकोलन लगा दिया और फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट नेम। ये बात तो वैसे सिमिलर है लेकिन आप 1 लाइन 2 लाइन किसी भी तरीके से बना सकते हो। हमने लिखा क्लास, जैसे सपोज वी हैव अ क्लास, सपोज वी हैव अ क्लास, नेम्ड फ्रूट। तो इसका हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट हम कुछ ऐसे बनाएंगे, हम लिखेंगे फ्रूट f इक्वल्स टू न्यू फ्रूट और हमने लगाया पैरेंथेसिस, हियर f इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रूट क्लास। ओके, तो इस तरीके से हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट का यूज करते क्यों है, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके एफ का यूज करके और एफ के बाद डॉट लगा के हम क्लास के किसी भी मेंबर को बाहर एक्सेस डायरेक्टली कर सकते हैं। ये मैं एक प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कहीं ना कहीं तो बताया होगा, ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी बताया था हमने, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल और बहुत सारे। और उसके बाद उसमें मैंने हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट क्लास भी बताया था, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट भी बताया था, कैसे आप क्लास के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस करते हो ये भी बताया था। सो दिस इज द डे 4 वाली वीडियो में भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया भी था। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी और आपको ये पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, जैसे मान लो कि हमने एक क्लास बनाया, जैसे मान लो हमने एक क्लास बनाया और हमने लिखा क्लास का नाम हमने दे दिया, सपोज हमने लिख दिया कुछ भी, हम एक क्लास बनाते हैं, सपोज हमने बनाया कैलकुलेटर। दिस इज अ क्लास। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया, हमने लिखा कोई भी हम मेथड बनाते हैं, हमने लिखा पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम हमने दे दिया ऐड नंबर। और इसमें मैं आपको यूजर इनपुट के थ्रू नंबर को ऐड करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसका नाम कैलकुलेटर मैंने पहले से कुछ बना रखा होगा कैलकुलेटर नाम से, तो हम कैल2 नाम से बना लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं कैल2.java। वैसे तो आप क्लास के नाम से ना सेव करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को ऑलरेडी। तो हमें यूजर इनपुट कराना है, 2 नंबर को इस फंक्शन में ऐड करना है और दोनों वेरिएबल की वैल्यू हम रन टाइम पे इनपुट कराना चाहते हैं, तो लिखेंगे import java.util.scanner। दिस इज द पैकेज वी हैव टू इम्पोर्ट टू यूज स्कैनर क्लास। अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ये सारी कॉन्सेप्ट्स भी, हम यूजर इनपुट कैसे कराते हैं और क्या लिखना पड़ता है, कैसे लिखा जाता है, क्यों, किसके लिए क्या लिखा जाता है, ये भी सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। जैसे आप यहाँ देखोगे यूजर इनपुट बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, तो ये भी पहले ही हम समझा चुके हैं। अब हमने यूज किया, मान लो मैं 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू यूजर इनपुट करानी है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि है स्कैनर क्लास। पहले से बनी बनाई क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है जो यूटिल पैकेज के अंदर है, तो हम डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जो क्लास हम बनाते हैं, पहले क्लास बनाते हैं फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने लिखा स्कैन डॉट नेक्स्ट।
फिर हमने बनाया एक दूसरा वेरिएबल, हमने लिखा इंटीजर b इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर हम इस दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को बस प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ हमने लिख दिया रिजल्ट इज, और इसमें हमने लिख दिया प्लस a प्लस बी प्लस ए प्लस। दिस इज अ स्मॉल प्रोग्राम जिसमें हमने एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक मेथड बनाया। अब हम बात करते हैं कि इस क्लास के इस मेंबर को, इस मेथड को कहीं भी एक्सेस करना है तो आपको बनाना पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं इस क्लास को एक्सेस करूं, इसी क्लास के अंदर मेन फंक्शन बना के मैं लिख दूं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और फिर मैं लिख दूं स्ट्रिंग एआर आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नाम दे सकते हैं उसका। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक्सेस करना चाहूँ, वैसे तो क्लास के अंदर एक मेथड किसी भी दूसरे मेथड में डायरेक्टली कॉल हो सकता है, लेकिन क्योंकि वाइड स्टैटिक होता है आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट भी मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स। तो हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं मेन फंक्शन के अंदर ऐड नम वाले फंक्शन को, तो हमें बनाना पड़ेगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट। और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, ये एक अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट, 5 अल्फाबेट, कितना भी बड़ा नाम हो सकता है। हमने लिखा इक्वल्स टू न्यू, और क्लास का नाम हमने लगा दिया पैरेंथेसिस। हियर सी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ cal2 क्लास। और एक क्लास का आप एक नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, एक क्लास के एक नहीं आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, उसका आप एक ही वेरिएबल बना सकते हो क्या? नहीं भाई, मिन टाइप के 10 20 जितने में वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है हम उतने बना सकते हैं। सेम वे में आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी कितनी भी बार बना सकते हो। हमने लिखा सी डॉट, और अब आप इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। ये फंक्शन का नाम क्या है? एडनम, पैरेंथेसिस लगाया, ये हुई फंक्शन की कॉलिंग, जो किस क्लास के अंदर बनाया गया? cal2 के अंदर बनाया गया। फंक्शन की कॉलिंग करते ही होगा क्या? 2 वैल्यू आपसे इनपुट पूछेगा, और फिर उन्हीं 2 वैल्यूज को जो आपने रन टाइम पे इनपुट किया है प्रिंट करके शो करा देगा। तो ये इसे हम कहते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिखा पहले हम इसको कंपाइल कराना चाहेंगे। हमने लिखा जावा सी, क्लास का नाम है cal2 डॉट जावा। कंपाइल कराते हैं, और कंपाइल अगर सक्सेसफुली होगा तो वही वाला यूआरएल फिर से रिटर्न करेगा, और एक बार फिर से हम इसको रन कराना चाहेंगे। हमने लिखा जावा cal2, अभी वैल्यू हमसे इनपुट ले रहा है, हमने लिख दिया 40, सेकेंड वैल्यू इज 60 एंड रिजल्ट इज 100। सो हियर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने फंक्शन की कॉलिंग की। इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। अब सपोज कि अगर हम इन क्लास के वेरिएबल्स को यहाँ पे ना बना के, अगर हम इन क्लास के वेरिएबल्स को यहाँ पे ना बना के, जैसे एक कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे हम आपको। क्लास के वेरिएबल्स को अगर यहाँ ना बना के डायरेक्ट हमने यहाँ बनाया होता इंटीजर a कॉमा b, इंटीजर a कॉमा b। अब बात करते हैं अगर कि इंटीजर a कॉमा b, अब हमने कहाँ बनाया? इसको डायरेक्टली क्लास के अंदर बनाया। दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल्स, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो क्या आप क्लास के अंदर ये a और b बना हुआ है, तो क्या आप इसको इस फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। a प्लस बी हमने लिखा, लेकिन आप बताएंगे कि अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? जैसे मेन फंक्शन पहले रन होगा, cal2 का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमने एड नम को कॉल किया। अब एड नम का कोड अगर रन हो रहा है तो आप देखिए कि कौन सा कोड रन हो रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन आपने लिखा हुआ है। आपने लिखा है रिजल्ट इज a प्लस बी। a में कोई वैल्यू है? नहीं है। b में कोई वैल्यू है? नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 0। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 0। 0 प्लस 0 इज 0। हमने रन कराया, कंपाइल कराते हैं जावा सी cal2 डॉट जावा, फिर हमने रन किया, हमने लिखा जावा cal2, और अभी आप देखिए हमने रन कराया, रिजल्ट इज 0। रिजल्ट इज 0। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, जिन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, और इन्हें हम इन फंक्शंस के अंदर यूज कर रहे हैं। अब अगर हम इन वेरिएबल्स को भी एक्सेस करना चाहें यहाँ पे, ताकि ये फंक्शन के रन होने से पहले हम इन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू असाइन कर सकें,
तो भी आप इस ऑब्जेक्ट का यूज करके इन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सी डॉट ए इक्वल्स टू 40, सी डॉट बी इक्वल्स टू 60। तो अब इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा क्योंकि ए वेरिएबल की वैल्यू 40 हो गई, बी वेरिएबल की वैल्यू 60 हो गई, एंड जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो 40 प्लस 60, अब रिजल्ट कितना आएगा? 800। तो हमने रन कराया, फिर से एक बार कंपाइल कराया, जावा सी cal2 डॉट जावा, कंपाइलेशन कंप्लीट, हमने रन कराया, हमने लिखा cal2 एंड रिजल्ट इज 100। तो इस तरीके से क्लास के किसी भी मेंबर को, आइदर इट मे बी अ वेरिएबल, आइदर इट मे बी एनी फंक्शन ऑफ क्लास, अगर आपको एक्सेस करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? फर्स्टली यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एंड देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करके किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। एक क्लास के कितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं बड़े आराम से। तो ये है आपका स्मॉल सा कॉन्सेप्ट किसका? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट से ही आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप याद कर सकते हैं, और हम किसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, क्या फायदा है इसको बनाने का, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो अगर आप बात करो कंस्ट्रक्टर है क्या, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्टर है क्या। हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर, आप कई पॉइंट से कंस्ट्रक्टर के आप याद रखिएगा। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ क्लास। जैसे आप क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, जैसे अभी आपने इसी क्लास के अंदर जो आपने cal2 बनाया था, इसी क्लास के अंदर आपने एक मेन फंक्शन बनाया, एक ऐड नम फंक्शन बनाया। वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी क्लास के अंदर बना हुआ एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है, लेकिन इसके कुछ अलग से प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस समझ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर अगर मेथड है तो है क्या ये? तो हम कहेंगे कि सभी क्लास में एक ना एक कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। अब आप कहोगे कैसे? कैसे आपको देखने को मिल रहा है? आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने ए और बी वेरिएबल यहां बनाया, मैं ये वाली लाइन हटा देती। अगर आपने अभी आपने इस मेन फंक्शन को रन कराया होता, इस क्लास को रन कराया होता, तो आपका आउटपुट क्या आता? अभी आप इसके जो पहले हमने रन करा के देखा था, आपने देखा आउटपुट क्या आ रहा था? 0। जैसा मैंने बताया, ए और बी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, और जब इस फंक्शन में ए प्लस बी किया जा रहा है, तो क्योंकि ए और बी में कोई वैल्यू नहीं है, हमें वैल्यू मिलेगी 0। 0 प्लस 0 इज 0। तो जब भी हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक एक वैल्यू, जिसे हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं, वो इनिशियलाइज कर दिया जाता है। जैसे अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर यही ए और बी वेरिएबल हमने यहां बनाया होता, इंटीजर ए कॉमा बी, और फिर हम यहाँ ऐड नम को कॉल कर रहे होते, आंसर क्या आता? एरर आता। क्यों आता एरर? क्योंकि ये जो दोनों ए और बी हैं ये लोकल वेरिएबल्स हैं, और लोकल वेरिएबल्स को बिना वैल्यू दिए, ए और बी में कोई वैल्यू नहीं है ना, बिना वैल्यू दिए आप यूज नहीं कर सकते। ए और बी को बिना वैल्यू दिए आप यूज नहीं कर सकते। अगर हम ए और बी को बिना वैल्यू दिए यूज नहीं कर सकते, जब ये एक लोकल वेरिएबल है, तो इंस्टेंस वेरिएबल होने पे कैसे हम यूज कर पा रहे हैं? अगर इंस्टेंस वेरिएबल में हम यहाँ इंटीजर ए कॉमा बी बना रहे हैं और हमें वैल्यू 0 डिफॉल्ट वैल्यू मिल जा रही है, तो लोकल वेरिएबल में क्यों नहीं मिल रही है? ध्यान से समझिएगा। हमने इसको हटाया, अभी हम इस प्रोग्राम को अगर रन कराएंगे हमें एरर आएगी। रन कराते हैं, हमने लिखा जावा सी cal2 डॉट जावा, रन कराया, कह रहा वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, आपने इनिशियलाइज नहीं किया, सेम एरर है। वेरिएबल बी माइट नॉट हैज बीन इनिशियलाइज्ड, तो आप ए और बी को बिना इनिशियलाइज किए, बिना वैल्यू दिए यूज नहीं कर सकते। और यही ए और बी जब लोकल वेरिएबल ना होके, जब इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, क्लास के अंदर बनाए गए हैं, तब तो ठीक है, तब तो आप रन कराएंगे
और आसानी से देखिए, फिर से कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया, रन कराया, रन भी हो गया, 0 रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्या है, हर क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि पहले से ही होता है। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखिए ये तो क्लास का नाम है, ये उसका वेरिएबल है। ये न्यू क्या है, ये एक कीवर्ड है जिसका यूज ऑब्जेक्ट बनाने में किया जाता है। लेकिन ये कैल2 क्या है, ये क्लास के अंदर के कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग है। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास के अंदर जितने इंस्टेंस वेरिएबल्स रहेंगे सबको एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, सबको एक डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू देने का काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। तो हर क्लास के अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाया, आपने कहा कहाँ है कंस्ट्रक्टर, हमें तो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन है, ठीक है। तो हर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर पहले से होता है। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी कॉलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। और वो काम क्या करता है, वो काम क्या करता है, क्लास के अंदर बने हुए सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लिखना चाहेंगे कि अ इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, every class has a implicit constructor. Okay, as we create object of a class, constructor runs automatic. कंस्ट्रक्टर को रन कराने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली रन कर जाता है। अब आप कहें कि ठीक है, आप एक कंस्ट्रक्टर बना के दिखाइए। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का कुछ पॉइंट है, रूल्स टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड क्रिएटेड इन अ क्लास के अंदर बनाया गया एक मेथड है कंस्ट्रक्टर, दैट हैज सेम नेम एज क्लास। कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर बनाया गया एक ऐसा मेथड है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। जैसे अगर मैं एक ऐसा मेथड बना दूं, कैल2 मेथड बन गया, कर्ली ब्रेसेस बन गया, ये एक मेथड है। कैसे पहचाना आपने मेथड है, ये पैरेंथेसिस लगा है, ये एक मेथड है जिसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम के जैसा है। तो ये एक नॉर्मल मेथड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये एक नॉर्मल मेथड नहीं है। अब ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर does not have return type, not even void। कंस्ट्रक्टर, जब जानते हो आप, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, और हम ये भी जानते हैं कि मेथड के नाम से पहले रिटर्न टाइप आता है, डेटा टाइप आता है। जैसे यहाँ void, जैसे यहाँ void, इंट आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, डबल आ सकता है, बूलियन आ सकता है। ठीक वैसे कंस्ट्रक्टर के पहले कोई डेटा टाइप नहीं आता, कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले कोई डेटा टाइप नहीं आता, कंस्ट्रक्टर के पहले कोई डेटा टाइप नहीं होता, void भी नहीं होता, इंट भी नहीं होता, कोई डेटा टाइप नहीं होता। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर is always should be declared as public। कंस्ट्रक्टर, आप जानते हो कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, लेकिन ये मेथड प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ये मेथड हमेशा किस टाइप का होना चाहिए, पब्लिक टाइप का होना चाहिए। तो ये है एक कंस्ट्रक्टर, ये है एक कंस्ट्रक्टर ऑफ कैल2 क्लास। कंस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, ये बन गया मेथड, इसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है, ये हो गया नाम। कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं लगता, हमने कुछ नहीं लगाया। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है, ये हो गया पब्लिक। काम क्या करता है, अगर आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्टर अगर आपने बनाया, जैसे मैंने बताया कि एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर तो हर क्लास के पास होता है, आप बनाओ तब ना बनाओ तब। कंस्ट्रक्टर में हमने लिख दिया एक, जैसे आप नॉर्मल फंक्शंस की कोडिंग करते हो, नॉर्मल आप फंक्शन बनाते हो, उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, वैसे ही आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। लेकिन जैसे दूसरे मेथड्स की कॉलिंग करनी पड़ती है अलग से,
करनी पड़ती है ना। क्लास के अंदर अगर आप कोई भी मेथड बनाओ और उसको कहीं रन कराना चाहो, उसका कोड रन कराना चाहो, तो हम जानते हैं कि हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और फिर उसकी कॉलिंग करनी पड़ती है, जैसे ऐड नम की हमने कॉलिंग की है। लेकिन कंस्ट्रक्टर मेथड की अलग से कॉलिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे हमने लिख दिया a इक्वल्स टू, पहले से हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर था जो कि a वेरिएबल को 0 वैल्यू दे दे रहा था, b वेरिएबल को 0 वैल्यू दे दे रहा था। अभी मैंने बताया हर क्लास के अंदर एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि क्लास के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। हम चाहते हैं कि हम एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर अलग से बना दें और फिर हम लिख दें a इक्वल्स टू 50, हम लिख दें b इक्वल्स टू 90। ये तो हो गया डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। आप डायरेक्ट ना देके यूजर इनपुट कराना चाहते हो, आराम से आप यूजर इनपुट की कोडिंग इस फंक्शन के अंदर कर सकते हो। फायदा क्या है इसको करने का? फायदा ये है इसको करने का कि जैसे ही आप इस क्लास को रन कराओगे, जैसे ही आप इस क्लास का कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन की कॉलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप देखिएगा, अभी हमने इसको रन कराया और हमने लिखा जावासी cal2 डॉट जावा, कंपाइल हो गया। हमने लिखा जावा cal2 और रिजल्ट इज 140। 140 कहां से आया? हमने कॉल तो बस एक ही फंक्शन को किया था, एड नम को, तो एड नम में a प्लस बी किया गया, लेकिन एड नम होने से पहले कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हुई जिसने a वेरिएबल को 50 वैल्यू दे दिया और b वेरिएबल को 90 वैल्यू दे दिया। अगर हम इन सारे कोडिंग्स को हटा के नॉर्मली एक लाइन लिख दें, हम लिख दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ मैं लिख दूं दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट वाला लाइन प्रिंट होने से पहले दिस इज कंस्ट्रक्टर ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग तुरंत हो जाती है बिना अलग से कॉल किए हुए। आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी लाइन है जिसे आप चाहते हो कि जब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तब तब ऑटोमेटिक रन हो जाए, तो आप एक काम करिए, उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दीजिए। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑटोमेटिक उस लाइन की, उस फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, जो मैंने बताया आपको। और कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सिंटैक्स, सपोज अ क्लास जिसका नाम है एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट, ये अगर आपके पास एक क्लास है तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, पब्लिक और फिर सेम नाम होगा उसका जैसा क्लास का नाम है, और उसके बाद क्योंकि एक मेथड है तो मेथड के नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाई जाती है और ब्लॉक बनाया जाता है। ये हो गया कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक। दिस इज द ब्लॉक ऑफ कंस्ट्रक्टर। जैसे ही आप इस क्लास का कहीं भी ऑब्जेक्ट बनाओगे और जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी हुई लाइंस ऑटोमेटिक कॉल हो जाती हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के सिंटैक्स में ही कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कर दी जाती है, तो इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी मैंने आपको ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बताया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ और टॉपिक आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में लिखवा दूं। कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड ऑफ क्लास, मेथड ऑफ क्लास that does not need to call explicitly, जिसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। it calls automatic when you create object of the class। ओके, सो whenever, फिर से इस लाइन को लिखवा देती हूँ एक बार, whenever you will create object of the class, whenever you will create object of the class,
Object of the class, constructor, constructor, constructor of class, constructor of class will run automatic, will run ऑटोमेटिक। तो जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर अपने आप रन कर जाता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। वैसे तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है बट आई थिंक आपके सिलेबस में दो ही टाइप का कंस्ट्रक्टर होगा। फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये दो टाइप से आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर क्या है? एक मेथड है जिसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम के जैसा होता है, उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आपने कुल 5 पिलर्स सुने होंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर इज द 5 पिलर्स जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाते हैं। ये 5 पिलर्स हैं और उनमें से कंस्ट्रक्टर एक है। तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर वाले मेथड की कॉलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी और इससे जो भी हम कोड लिखे हुए हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर वो तुरंत ही रन हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लाइन लिखना है जिसकी जरूरत बिल्कुल क्लास का ऑब्जेक्ट बना और तुरंत उसे रन हो जाना चाहिए, उसे एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, तो आप उसे अलग मेथड में लिखने के बजाय, क्योंकि आप अलग मेथड में लिखेंगे तो हो सकता है आप कॉल करना भूल जाएं और वो लाइन रन ना हो पाए। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और तुरंत ऑब्जेक्ट बनाने पे उसकी कॉलिंग हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। सो थैंक यू फॉर द क्लास। आज की क्लास के लिए सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक था और क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया। वैसे पहले भी हमने ये टॉपिक कई बार देखा हुआ है, क्लास और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और पॉलीमॉर्फिज्म ये दो टॉपिक पढ़ाएंगे। सो थैंक यू फॉर द क्लास।